छन छंगलू और पंगलू छोटी छोटी मक्खियों के रूप में उड़ते हुए बौनों की दुनिया में खासे दूर निकल गए। बौनों की दुनिया खासी बड़ी थी, मगर उनकी आबादी थोड़े से इलाके में थी। बाकी इलाका बिल्कुल वीरान और बंजर पड़ा हुआ था। वहां छोटे छोटे पहाड़ भी थे, जंगल भी और दलदलें भी। उन्होंने उनकी दुनिया में रेगिस्तान भी देखे थे। गर्ज ये कि वो दुनिया बिल्कुल इंसानों की दुनिया की तरह थी, मगर वहां की हर चीज बौनों की तरह ही छोटी और मुख्तसिर थी। वो दोनों मक्खियों की तरह उड़ते उड़ते जंगल के एक दरख्त पर बैठ गए और फिर छन छंगलू दोबारा अपने असल रूप में आ गया। इसके साथ ही पंगलू भी असल रूप में आ गया। जंगल देखकर पंगलू तो खुशी से दरख्तों पर उछलने कूदने लगा, क्योंकि वो बड़े अरसे के बाद जंगल में आया था। मगर छन छंगलू दरख्त से नीचे उतरकर उसके तने से टेक लगाकर बैठ गया और उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। और दूसरे लम्हे बंदर बाबा की आवाज उसके कानों में पहुंच गई। बंदर बाबा की आवाज सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ा। बंदर बाबा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया था, छन छंगलू ने दिल ही दिल में कहा। छन छंगलू बेटे, तुम बोगा के काले जादू के शिकंजे में फंस गए थे, और चूंकि काले जादू में फंसे हुए आदमी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती, इसलिए मैं मजबूर था। बहरहाल तुमने अक्लमंदी से काम लिया और उस आग को बुझा दिया, क्योंकि काले जादू का तोड़ यही था। उस आग के बुझते ही काले जादू का असर खत्म हो गया। बंदर बाबा ने उसे तफसील से बताया। मगर बाबा, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था, मुझे क्या मालूम कि मैं फूंक से आग बुझा सकता हूँ, छन छंगलू ने जवाब दिया। छन छंगलू, अल्लाह ताला ने जुल्म के खिलाफ जंग के लिए तुम्हें बेशुमार सलाहियतों और ताकतों से नवाजा है, मगर तुम खुद अपनी ताकतों से वाकिफ नहीं हो। ये सब आहिस्ता आहिस्ता तुम पर खुद ब खुद जाहिर होती जाएंगी। बहरहाल तुम किसी भी मरहले पर हिम्मत न हारा करो। अभी चूंकि तुम बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बाद में जब तुम समझदार हो जाओगे तो सब मराहिल तुम्हें खुद तय करने पड़ेंगे। मुश्किल में पड़ते ही अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि अकल से बड़ी ताकत कोई नहीं, बंदर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा। बंदर बाबा, मेरा ख्याल है जब तक बोगा को मैं खत्म नहीं कर दूंगा, इस दुनिया से जुल्म नहीं जा सकता, छन छंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। तुमने ठीक सोचा है बेटे, तमाम फसाद की जड़ ये बोगा है जो काले इल्म का माहिर है, और तुम्हें इसलिए बौनों की दुनिया में नहीं भेजा गया कि तुम वहां जाकर सिर्फ बौनों के बादशाह को सजा दो, बल्कि तुम्हें अल्लाह ताला ने वहां इसलिए भेजा है कि तुम बोगा से बहादुरी और अक्लमंदी से मुकाबला करके उसे खत्म कर दो। क्योंकि बोगा का इरादा है कि वो इंसानों की दुनिया में आकर अपने काले जादू के जोर से तमाम दुनिया पर हुकूमत करे और दुनिया के इंसानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दे। वो काले इल्म का इतना माहिर है कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बंदर बाबा ने उसे तफसील से बतलाया। ठीक है बंदर बाबा, मैं बोगा का मुकाबला करने के लिए अपनी जान तक लड़ा दूंगा, छन छंगलू ने एक अज़म के साथ कहा। हिम्मत करो और अपनी सलाहियतों के साथ साथ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो। तुम यकीनन उस जालिम पर फतह हासिल कर लोगे। बस इतना बता दूं कि बोगा के तमाम काले जादू का राज एक फूल में है, जो बादशाह के महल के अंदर मौजूद बाग के फूलों में से एक है। उसका रंग सुनहरा है। बंदर बाबा ने उसे इशारा देते हुए कहा। ठीक है, अब मैं उसे तलाश कर लूंगा, छन छंगलू ने जवाब दिया, और फिर उसने आंखें खोल दी। उसने देखा पंगलू बड़े इत्मीनान से दरख्तों से फल उतार उतार कर खाने में मसरूफ है। ये देखकर छन छंगलू को भी भूख लग गई। उसने पंगलू से मुखातिब होकर कहा, पंगलू मेरे लिए भी फल ले आना। अभी ले आया, पंगलू ने जवाब दिया, और फिर थोड़ी देर बाद उसने छन छंगलू के सामने फलों के ढेर लगा दिए और वो दोनों आमने सामने बैठकर इत्मीनान से फल खाने में मसरूफ हो गए। छन छंगलू और पंगलू के गायब होते ही बोगा शदीद गुस्से के आलम में अपनी झोंपड़ी में वापस आया। ये उसकी जिंदगी की पहली शिकस्त थी, इसलिए वो जख्मी सांप की तरह गुस्से के मारे कुलबुला रहा था। झोंपड़ी में आते ही उसने एक कोने की जमीन खोदी और फिर उसमें से सांप की खाल बाहर निकाली। ये सफेद रंग के सांप की खाल थी। उसने खाल हाथ में पकड़ी और फिर कुछ पढ़कर उस पर फूंक मार दी। दूसरे लम्हे अब वहां खाल की बजाय सफेद रंग का छोटा सा सांप मौजूद था। सफेद सांप हाजिर है आका, हुक्म करो। सफेद सांप के मुंह से इंसानी आवाज निकली। सफेद सांप, जमीन में घुस जाओ और जितनी जल्दी हो सके मुझे खबरदार कर दो कि वो लड़का छन छंगलू और बंदर कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। बोगा ने उसे हुक्म दिया। अच्छा मेरे आका, सफेद सांप ने जवाब दिया, और फिर उसने अपना मुंह जमीन पर रखा और दूसरे लम्हे वो जमीन में घुसता चला गया। थोड़ी देर बाद वो गायब हो चुका था। उसके गायब होते ही बोगा ने झोंपड़ी के कोने में लटका हुआ थैला उठाया और उसने खोलकर उसमें मौजूद एक डिबिया निकाली। ये डिबिया शीशे की थी। उसमें से एक परिंदा तेजी से इधर उधर घूम रहा था। बोगा ने डिबिया पर उंगली रखकर एक मंत्र पढ़ा तो शीशे की डिबिया खुद ब खुद खुलती चली गई। भोंगा हाजिर है, मेरे आका हुक्म करो। भोंगे की आवाज निकली। भोंगे, हवा में तेजी से उड़ जाओ और फौरन ये मालूम करके आओ कि वो लड़का छन छंगलू और बंदर कहाँ हैं, किस रूप में है और क्या कर रही हैं।
बौगा ने भोंगे को हुक्म देते हुए कहा। अच्छा मेरे आका, भोंगे ने जवाब दिया और दूसरे लम्हे वो तेजी से उड़ता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद बौगा उठा और झोंपड़ी के दरमियान आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसे मंत्र पढ़ते थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक झोंपड़ी की छत फटी और उसमें से एक गेंद उसके सामने आ गिरी। गेंद सुर्ख रंग की थी और उसमें से रोशनी की लहरें निकल रही थीं। गेंद के गिरते ही बौगा ने आंखें खोल दी और बगौर उस गेंद को देखने लगा। चंद लम्हों बाद गेंद की रोशनी खत्म होती चली गई। फिर गेंद दरमियान से दो टुकड़े हो गई और उसमें से इंतहाई चमकदार जिस्म वाली एक छोटी सी परी बाहर आ गई। परी का जिस्म ऐसे महसूस होता था जैसे रोशनी से पैदा हुआ हो। रोशनी की शहजादी, मेरी मदद करो, बौगा ने आजिज़ाना लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा। क्या बात है बौगा, तुम बेहद घबराए हुए हो? रोशनी की शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ रोशनी की शहजादी, पुरस्कार ताकतों का मालिक एक लड़का अपने बंदर साथी के हमरा हमारी दुनिया में आ गया है और मुझे खत्म करना चाहता है। तुम उसके मुकाबले में मेरी मदद करो, बौगा ने उसे बतलाया। मुझे मालूम है कि वो कौन है, उसके पास इंतहाई पुरस्कार ताकतें हैं, मगर उसे अभी तक खुद नहीं मालूम कि वो क्या है, रोशनी की शहजादी ने उसे बतलाते हुए कहा। क्या उस पर फतह पाने का कोई तरीका नहीं है? बौगा ने पूछा। उसकी सलाहियतों के बेशुमार तोड़ हैं, उनमें से एक इत्तफाक से तुमने आजमाया था और वह बेबस भी हो गया था, मगर तुमसे गलती ये हुई कि तुमने उसे आग में जलाना चाहा। उसने आग बुझाकर तुम्हारे काले इल्म का तोड़ कर दिया, रोशनी की शहजादी ने जवाब दिया। फिर कोई ऐसा तोड़ बतलाओ जिससे वो बेबस हो जाए और मैं उस पर मुकम्मल काबू पा सकूं, बौगा ने दरख्वास्त करते हुए कहा। उसका एक तोड़ ऐसा है जिसके बारे में उसे अभी तक इल्म नहीं। अगर तुम वो तोड़ कर सको तो आसानी से उस पर काबू पा सकते हो, रोशनी की शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बेहद मेहरबानी रोशनी की शहजादी, मुझे जल्दी से वो तोड़ बतलाओ, बौगा ने इश्तियाक आमेज लहजे में जवाब दिया। मगर मेरी एक बात सुन लो, चूंकि तुमने जिंदगी में मुझ पर एक एहसान किया था, इसलिए मैं सिर्फ वही एहसान उतारने के लिए तुम्हें वो तोड़ बतला दूंगी। इसके बाद मैं आजाद होंगी और फिर मेरी मर्जी कि मैं तुम्हारी मदद करूं या नहीं, रोशनी की शहजादी ने जवाब दिया। मुझे मंजूर है, बौगा ने जवाब दिया। तो सुनो, अगर तुम छनछंगलू के सर का एक बाल तोड़कर उसे आग की जड़ की आग में जला दो तो छनछंगलू की तमाम सलाहियतें खत्म हो जाएंगी, मगर उस वक्त तक जब तक कि उसके बाल की जगह दूसरा बाल नहीं उगाता, रोशनी की शहजादी ने उसे तोड़ बतलाते हुए कहा। शुक्रिया शहजादी, मैं ऐसा ही करूंगा और फिर मैं नया बाल उगने से पहले ही छनछंगलू को खत्म कर दूंगा, बौगा ने खुश होते हुए कहा। ये तुम्हारा काम है बौगा कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं, मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया है। वैसे मेरी एक बात सुन लो कि तुम जालिम हो, अगर तुम जुल्म से इनकार नहीं करोगे तो किसी दिन मारे जाओगे। अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता और जिसे वो पसंद ना करे उसे किसी न किसी दिन इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ता है, रोशनी की शहजादी ने जवाब दिया। और फिर दूसरे लम्हे वो गायब हो गई। गेंद दोबारा मिल गई और उसमें से रोशनी की लहरें निकलने लगीं और फिर चंद लम्हे बाद गेंद हवा में उड़ती हुई झोंपड़ी की छत फाड़कर गायब हो गई। रोशनी की शहजादी के जाने के बाद बौगा इस सोच में गुम हो गया कि छनछंगलू के सर का बाल किस तरह हासिल करे। आखिर सोच सोचकर उसे एक तरकीब समझ में आ ही गई और वो खुशी से उछल पड़ा। उसी लम्हे अचानक जमीन फटी और सफेद सांप बाहर निकल आया। मैं आ गया हूं मेरे आका, सफेद सांप के मुंह से आवाज निकली। क्या खबर लाए हो? बौगा ने तो हुक्माना लहजे में उससे मुखातिब होकर पूछा। मेरे आका, छनछंगलू और उसका साथी बंदर जमीन के अंदर नहीं है, मैं पूरी जमीन और उसकी गहराई तक देख आया हूं, सफेद सांप ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर यकीनन वो जमीन के ऊपर होंगे और भोंगा उनकी खबर लेकर आएगा, बौगा ने सोचा और फिर उसने मंत्र पढ़कर सफेद सांप पर फूंक मारी। सफेद सांप दोबारा खाल में बदल गया। बौगा ने वो खाल उठाई और फिर उसे जमीन में दफन कर दिया। अभी वो इससे फारिग हुआ ही था कि तेज सीटी की आवाज सुनाई दी और भोंगा झोंपड़ी के अंदर आ गया। मैं आ गया हूं मेरे आका, भोंगे की आवाज सुनाई दी। क्या खबर लाए हो? बौगा ने बड़े इश्तियाक से पूछा। मेरे आका, छनछंगलू अपने साथी के हमरा वादिये वेरान के जंगल में फल खा रहा है, भोंगे ने जवाब दिया। क्या तुम खुद उसे देख आए हो? बौगा ने पूछा। हाँ मेरे आका, वो अपने असल रूप में है, भोंगे ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम अपनी डिबिया में आराम करो, बौगा ने कहा और भोंगा उड़ता हुआ डिबिया में जाकर बैठ गया। बौगा ने एक मंत्र पढ़कर डिबिया पर फूंक मारी और डिबिया दोबारा मिल गई। इससे फारिग होकर उसने अपने जिस्म पर मखसूस अंदाज में हाथ फेरा और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही वो उछला और फिर किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगा। उसका रुख वादिये वेरान की तरफ था। छनछंगलू, अब क्या इरादे हैं? इस बौगा को कैसे सजा दोगे? फल खाते हुए पंगलू ने तशवीश आमेज लहजे में पूछा।
मैंने उसे 2 दिन की मोहलत दी है। अगर इन 2 दिनों में उसने जुल्म से तौबा ना की तो फिर उसे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। छनछंगलू ने जवाब दिया। तो क्या इन 2 दिनों में हम यहीं रहेंगे? पंगलू ने पूछा। नहीं, फल खाकर हम दोनों बादशाह के महल में जाएंगे और वहां वो सुनहरी फूल ढूंढेंगे जिसमें बौगा के काले इल्म का राज है, ताकि अगर बौगा जुल्म से बाज ना आए तो उसे सजा दी जा सके। छनछंगलू ने जवाब दिया। ये ठीक है, कम से कम 2 दिनों में हम कोई काम तो कर लेंगे, पंगलू ने खुश होते हुए कहा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से साई साई की आवाजें आने लगीं। छनछंगलू ने चौंक कर देखा तो उसे दूर से बौगा उड़ता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। छनछंगलू फौरन उठ खड़ा हुआ, उसने पंगलू का हाथ पकड़ा और दूसरे लम्हे वो दोनों दरख्त पर चढ़कर बैठ गए। नीचे फलों का ढेर अभी तक मौजूद था। चुनाचे यही ढेर देखकर बौगा भी समझ गया कि वो दोनों यहीं मौजूद होंगे और उसे देखकर गायब हो गए होंगे। चुनाचे वो उसी दरख्त के करीब उतर गया और फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, छनछंगलू मेरी बात सुनो। मैंने खूब गौर कर लिया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वाकई जुल्म का इंजाम अच्छा नहीं होता। चुनाचे मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने जुल्म से तौबा कर दूं। छनछंगलू ये भी कहीं जालिम जादूगर की तरह हमें धोखा न दे रहा हो? पंगलू ने छनछंगलू के कान में सरगोशी करते हुए कहा। हाँ, छनछंगलू ने कहा और फिर वो खामोश हो गया। बौगा थोड़ी देर अपनी बात के जवाब का इंतजार करता रहा। जब उसे कोई जवाब न मिला तो वो फिर बोला, छनछंगलू मेरी बात का एतबार करो, मैं सच्चे दिल से जुल्म से तौबा करना चाहता हूँ और इसके लिए तुमने खुद ही मुझे मोहलत दी थी, मगर मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो? छनछंगलू ने जवाब दिया। तुम जिस तरह भी चाहो इत्मीनान कर सकते हो, बौगा ने कहा। मेरा इत्मीनान इस तरह हो सकता है कि तुम अपने सबसे बड़े देवता कालू देवता की कसम खाकर कहो। छनछंगलू ने शर्त पेश की। मैं अपने सबसे बड़े देवता कालू देवता की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जुल्म से तौबा कर ली है और अब मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। बौगा ने फौरन ही कसम उठा ली। उसके कसम खाते ही छनछंगलू को उसकी बात का यकीन आ गया और उसने अपने आप को जाहिर कर दिया और फिर वो और पंगलू दोनों दरख्त से नीचे उतर आए। खुश आमदीद छनछंगलू, अब तुम हमारे मेहमान हो, बौगा ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करते हुए कहा। फिर उसने छनछंगलू से हाथ मिलाया और उसे लेकर वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। झोंपड़ी में पहुंचकर उसने छनछंगलू को एक मशरूब पेश किया ताकि उसकी थकन दूर हो सके। छनछंगलू ने मशरूब में फूंक मारी ताकि अगर उसमें जहर हो तो उसका रंग बदल जाए, मगर मशरूब का रंग नहीं बदला। इस पर छनछंगलू को यकीन आ गया कि मशरूब ठीक है। वो उसे पी गया। मशरूब के पीते ही अचानक उस पर गनूदगी सी छा गई और फिर इससे पहले कि वो अपने आप को संभालता, उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसी लम्हे बौगा ने अपना हाथ पंगलू की तरफ बढ़ाया और पंगलू को यूं महसूस हुआ जैसे वो पत्थर का बुत बन गया हो। उसमें हरकत करने की भी ताकत नहीं। अलबत्ता वो सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। छनछंगलू के बेहोश होते ही बौगा तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक झटके से छनछंगलू के सर पर से एक बाल तोड़ लिया। इसके बाद उसने जोर से ताली बजाई। ताली बजाते ही 2 बौने अंदर दाखिल हुए और उसके सामने मुअद्दबाना अंदाज में झुक गए। फौरन आग की जड़ें इकट्ठी करके ले आओ, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ले आओ, बौगा ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा और वो तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद बौगा ने जोरदार कहका लगाया और छनछंगलू के सर के बाल को देखने लगा, जिसे आग की जड़ में जलाते ही छनछंगलू की तमाम सलाहियतें खत्म हो जाएंगी। चंद लम्हों बाद बौने हाथों में आग के पौधे जड़ों समेत उठाए अंदर दाखिल हुए। आग की जड़ें हाजिर हैं आका, बौनों ने कहा। बौगा ने उनके हाथों से जड़ें लेकर एक तरफ ढेर की और फिर उन्हें आग लगा दी। आग के पौधे और उसकी जड़ें धड़ाधड़ जलने लगीं। जब वो पूरी तरह जलने लग गईं, तो बौगा ने फातिहाना कहका लगाते हुए छनछंगलू का बाल आग में डाल दिया। बाल आग में पड़ते ही जलकर राख हो गया। इसके साथ ही बौगा के फातिहाना कहकों से झोंपड़ी गूंज उठी। वो पागलों की तरह कहके लगा रहा था। फिर उसने बेहोश छनछंगलू को कांधे पर उठाया और पंगलू को भी अपने एक हाथ में यूं पकड़ लिया जैसे बच्चा किसी खिलौने को पकड़ता है, क्योंकि पंगलू का उस वक्त वजन ही मालूम नहीं हो रहा था। फिर वो उन दोनों को लेकर बादशाही महल की तरफ चल पड़ा ताकि बादशाह और दूसरे बौनों को अपना ये कारनामा दिखा सके और फिर उनके सामने ही छनछंगलू और पंगलू को सजा दे सके। बादशाह अपने खास कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे, क्योंकि छनछंगलू गायब हो गया था और बौगा उसके बाद अपनी झोंपड़ी चला गया था और अभी तक बाहर नहीं निकला था। वो इसलिए परेशान था कि ना जाने ये छनछंगलू अब क्या करे और कहीं वो उसे मार ही ना डाले।
अभी वो इस परेशानी में था कि एक दरबान बौने ने आकर इतला दी कि बौगा महल की तरफ आ रहा है। उसने कांधे पर बेहोश छनछंगलू को उठाया हुआ है और हाथ में उस बंदर को पकड़ा हुआ है। ओम मारा। आखिरकार बौगा कामयाब हो ही गया। बादशाह खुशी से उछल पड़ा और फिर भागता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। उसने बाकायदा महल के दरवाजे पर बौगा का इस्तकबाल किया। जब बौगा ने उसे तमाम तफसील बतलाई तो बादशाह बेहद खुश हुआ। अब तुम इसे जिस तरह चाहो सजा दे दो, यह बिल्कुल बेकार हो चुका है। एक बौना भी इसे कत्ल कर सकता है। बौगा ने महल के बाग में पहुंचते ही बादशाह से मुखातिब होकर कहा, मैं इसे तमाम बौनों के सामने कत्ल करूंगा क्योंकि इसने तमाम बौनों के सामने हमारी बेइज्जती की थी। बादशाह ने खुशी से उछलते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हारा काम है। बौगा ने जवाब दिया, ठीक है, कल मैं तमाम रियाया को मैदान में इकट्ठा होने का हुक्म दे देता हूँ। इसे वहीं सजा दूंगा। आज ये बाग की सैर करे। बादशाह ने कहा और बौगा ने सर हिला दिया। फिर बौगा ने एक मंत्र पढ़कर बेहोश छनछंगलू पर फूंक मारी और वो होश में आ गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो अपने आप को बाग में पाया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है बौगा, छनछंगलू ने कहा। हा हा हा, कैसा धोखा, जंग में सब कुछ जायज है। बौगा ने कहकहा लगाते हुए कहा, तुम्हारा इंजाम इबरतनाक होगा। छनछंगलू ने खड़े होकर उसीले लहजे में कहा, फिलहाल तुम अपनी खैर मनाओ। मैंने तुम्हारा बाल आग की जड़ों की आग में जला दिया है। अब जब तक तुम्हारा नया बाल ना उग गए तुम्हारी तमाम सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। बादशाह ने तुम्हारे कत्ल के लिए कल का दिन मुकर्रर किया है। कल तमाम बौनों के सामने तुम्हें कत्ल किया जाएगा। आज तुम आराम कर लो, बाग की सैर करो और खूब लुत्फ उठा लो। हाँ, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो बौने तुम्हारे सीने में नेज़े घोंप देंगे। अब तो तुम्हें एक बौना भी कत्ल कर सकता है और मैंने तमाम बौनों को सख्त हदायत दे दी हैं। बौगा ने कहा और फिर वो बादशाह का हाथ पकड़कर कहके लगाता हुआ महल के अंदर चला गया। मगर जाने से पहले वो पंगलू को भी असल रूप में ले आया था। छनछंगलू वहां अकेला रह गया। करीब ही पंगलू भी मौजूद था। अब क्या होगा छनछंगलू, हमारे साथ फिर धोखा हुआ है। पंगलू ने मायूस लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक बात बतलाऊं पंगलू, बौगा को गलत फहमी हुई है। मेरी सलाहियतें बदस्तूर मौजूद हैं मगर मैं इसे फिलहाल जाहिर नहीं करूंगा ताकि बौगा गलत फहमी में ही मुब्तला रहे। अलबत्ता इस दौरान हम सुनहरी फूल ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि बौगा को सजा दी जा सके। छनछंगलू ने पंगलू को बताया और पंगलू ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ। अब किस्मत से वो खुद ही शाही बाग में पहुंच गए थे और आजादी से फिर रहे थे, इसलिए उन्हें फूल ढूंढने का ज्यादा अच्छा मौका मिल गया था। चुनाचे वही हुआ। वो आजादी से बाग में घूमने लगे। छनछंगलू फूलों को गौर से देख रहा था मगर वहां बेशुमार सुनहरे फूल मौजूद थे। अब छनछंगलू की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा फूल है जिसमें बौगा के इल्म का राज है। घूमते घूमते रात पड़ गई। फिर रात पड़ते ही छनछंगलू चौंक पड़ा। उसने एक फूल को रात के अंधेरे में भी चमकते देखा और वो समझ गया कि यही फूल है। पंगलू, इस फूल की जड़ में निशान लगा दो। इस फूल को हम सुबह तोड़ेंगे, हो सकता है रात को ना टूटे। छनछंगलू ने कहा और पंगलू ने खामोशी से उस फूल की जड़ में अपनी उंगलियों के निशान लगा दिए। फिर वो इत्मीनान से मुड़कर एक तरफ सो गए। सुबह होते ही बादशाह के ऐलान के मुताबिक तमाम बौने फिर मैदान में इकट्ठे हो गए। बादशाह और बौगा भी वहां पहुंच गए। बादशाह ने बौनों को छनछंगलू और पंगलू को ले आने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद बौने नेजों के जोर पर उन दोनों को वहां ले आए और वो दोनों मैदान के दरमियान में खड़े हो गए। देखा छनछंगलू, अब तुम बेबस हो चुके हो। हमारा बौगा अजीम है। बादशाह ने फातिहाना अंदाज में कहा, बौगा झूठा और धोखेबाज है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। छनछंगलू ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, कत्ल कर दो इसे। बादशाह ने उसीले लहजे में कहा और नेज़े बरदार बौने उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। रुको, छनछंगलू ने हाथ उठाकर कहा और फिर उसने जेब में हाथ डालकर वो फूल निकाल लिया जो उसने सुबह ही तोड़ लिया था। फूल को देखते ही बौगा अपनी जगह से उछल पड़ा। उसका रंग जर्द पड़ गया था। ये फूल तुमने कहां से लिया? बौगा ने खौफजदा लहजे में कहा, ये फूल मैंने शाही बाग से तोड़ा है और मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारे काले इल्म का राज है। अब मैं इसकी पत्तियां मसल दूंगा और तुम किसी हकीर कीड़े की तरह मसले जाओगे। छनछंगलू ने जवाब दिया, मगर तुम्हारा बाल जलने से तुम्हारी सलाहियतें तो खत्म हो गई थीं, फिर तुमने फूल कैसे तोड़ लिया? बौगा का लहजा खौफ से कपकपा रहा था। फिर इससे पहले कि छनछंगलू कोई जवाब देता, अचानक सुर्ख रंग की गेंद आसमान से उतरकर नीचे आई और उसमें से रोशनी की शहजादी निकल आई। उसने बौगा से मुखातिब होकर कहा, बौगा तुम जालिम हो। मैंने कहा था कि तुम्हारा इंजाम इबरतनाक होगा, मगर तुमने मुझसे झूठ बोला था। बाल जलने से छनछंगलू की सलाहियतें खत्म नहीं हुई। बौगा ने उसीले लहजे में कहा, नहीं, मैंने सच बोला था, गलती तुमने की।
तुम्हें वो बाल आग की खुश्क जड़ों में जलाना था, तब छनछंगलू की सलाहियतें खत्म होती। तुमने पौधों समेत जड़ों को आग में जलाया, इसलिए छनछंगलू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रोशनी की शहजादी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने पहले क्यों नहीं बतलाया? बौगा ने झुंझलाते हुए कहा, तुमने पूछा ही कब था, अब अपने जुल्म की सजा भुगतो। रोशनी की शहजादी ने कहा। उधर छनछंगलू ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और फिर उसने फूल की पत्तियां नोचना शुरू कर दी। पत्तियां लहदा होते ही बौगा के जिस्म के भी टुकड़े होना शुरू हो गए और वो चीखता हुआ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। फिर छनछंगलू ने पत्तियों को अच्छी तरह मसल दिया और इसके साथ ही बौगा भी चीखें मारता हुआ खत्म हो गया। बौगा के मरते ही छनछंगलू ने इशारा किया और बादशाह बेख्तियार खिंचता हुआ मैदान के अंदर आ गया। छनछंगलू ने बौनों के सामने जुल्म के खिलाफ तकरीर की और बौने जो बौगा का हशर देख चुके थे उसके हमनवा बन गए और फिर छनछंगलू के कहने पर वो बादशाह को पड़ गए और उसे नेज़े मार मार कर हलाक कर दिया। फिर छनछंगलू ने एक बौने को बादशाह बना दिया। सबने छनछंगलू को यकीन दिलाया कि वो किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। रोशनी की शहजादी ने भी छनछंगलू को यकीन दिलाया कि बौने सच कह रही हैं। चुनाचे छनछंगलू को इत्मीनान हो गया कि उसने जालिमों को उनके इंजाम तक पहुंचा दिया है। रोशनी की शहजादी ने उसे बतलाया कि वो भी जालिमों के खिलाफ है और छनछंगलू की मदद को तैयार है। जब भी छनछंगलू से याद करेगा वो उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। छनछंगलू ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो पंगलू को लेकर बौनों की दुनिया से बाहर आ गया ताकि किसी और जालिम को खत्म कर सके। छनछंगलू वापस आएगा। छनछंगलू सीरीज की अगली कहानी छनछंगलू और मक्कार बुढ़िया में